वंदे मातरम स्टूडेंट्स, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। लंबे समय के बाद मैंने क्लास स्टार्ट किया है फिर से। इस बात को लेकर के आपके मन में सवाल भी होगा कि ऐसा क्यों किया गया। कुछ मेरे अन्य कार्य थे, कुछ अन्य परियोजनाओं में व्यस्त था, इसके लिए मैं मुख्य शहर से काफ़ी दूर हूं अभी। इसके अलावा आपके लिए भी वंदे मातरम IAS.com करके एक वेबसाइट स्टार्ट किया गया है ताकि PDF जो भी क्लास का है वो आपको वहीं मिल जाए। अभी जो क्लास ले रहा हूँ इसका भी और पिछले जितने भी क्लासेस हैं सबकी PDF आपको एक जगह मिल जाएंगे। इसके अलावा भी UPSC की तैयारी के लिए जो मटेरियल की आवश्यकता होती है यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि वहाँ शेयर किया जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उद्योग एवं विनिर्माण, इस नए चैप्टर को। अध्याय 9 है ये। और सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे कि उद्योग एवं विनिर्माण क्या है और स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इस क्षेत्र पर क्यों ज्यादा फोकस किया। इसके अलावा औद्योगिक नीतियां, क्योंकि जो भी उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र में विकास प्रगति होती है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के माध्यम से होती है। विशेष करके 1991 के पहले की औद्योगिक नीतियां जितनी भी थी उसको देखेंगे। उसके अलावा 1991 की औद्योगिक नीति और उसके बाद की नीतियों को भी देखेंगे। हम आगे बढ़े इसके पहले मेरा परिचय आप यहाँ देख सकते हैं। उद्योग एवं विनिर्माण का परिचय देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारना है। अब सुधारने के लिए किसी चीज पे फोकस करने की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने जो मतलब अर्थव्यवस्था के लिए एक ढांचा सोच रखा था, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो तरीका सोच रखा था वो पंचवर्षीय परियोजना थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही क्या हो रहा था, विकास का कार्य हो रहा था। ये हमने सोवियत संघ से ये मॉडल लिया था। ठीक है, कि सरकार निर्धारित करेगी कि किस तरह से विकास हमें करना है, औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से विकास करना है। तो सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रेरक बल बनाया, यानी कि प्राइम मूविंग फोर्स जो है वो कौन होगा, औद्योगिक क्षेत्र होगा। अब भारत जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र के लिए ऐसा माना जा रहा था कि कृषि को प्राइम मूविंग फोर्स माना जाए, क्योंकि पहले कृषि का विकास होगा और कृषि से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका उपयोग उद्योग के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ कृषि का अगर विकास होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में हमें कच्चा माल भी मिल पाएगा, रॉ मटेरियल भी मिल पाएगा औद्योगिक क्षेत्र के लिए। चाइना ने लगभग इसी नीति को अपनाया था, लेकिन भारत में उद्योग क्षेत्र को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को मुख्य प्रेरक बल घोषित किया गया। इसके अलावा जब मुख्य प्रेरक बल उद्योग हो गया तो अब वहां सरकार की भी भूमिका प्रमुख हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमारा मतलब उस समय भी, हमारे स्वतंत्रता के पूर्व भी हमारे पास इंडस्ट्रीज थे, लेकिन उस इंडस्ट्री का ढांचा अलग था। वो पूंजी प्रधान इंडस्ट्री नहीं थे, बल्कि श्रम प्रधान इंडस्ट्री थे, ग्राम प्रधान इंडस्ट्री थे। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी इंडस्ट्री हुआ करते थे, हर एक हाथ को काम मिला करता था, हर एक गांव में हर एक चीज के निर्माण के लिए उद्योग हुआ करते थे। उसको आप अभी के भाषा में लघु उद्योग कह सकते हैं, कुटीर उद्योग कह सकते हैं, लेकिन वो सदा सर्वदा से वैसे उद्योग थे। जैसे कि मान लो कि मीठा आपको खाना है तो गुड़ के लिए इंडस्ट्री लगे हुए थे। गुड़ का उत्पादन गांव-गांव में होता था, लगभग हर एक गांव में होता था। ठीक है, बड़े-बड़े गांव में, छोटे-छोटे गांव में नहीं होते होंगे, लेकिन बड़े-बड़े गांव में मतलब हर जगह उपलब्ध हो जाता था, शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं थी। अब सरकार ने गुड़ इंडस्ट्री के स्थान पर चीनी का इंडस्ट्री स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि चीनी सामान्य व्यक्ति तो स्टार्ट नहीं कर सकता। चीनी उद्योग को ऐसे भी संरक्षण का शिशु कहा जाता है, यानी सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति या सामान्य पूंजी वाला व्यक्ति भी उसको स्टार्ट नहीं कर सकता है, और स्टार्ट अगर कर भी दे तो चीनी के लिए मार्केट तुरंत नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ और सरकार ने इस तरह के छोटे छोटे उद्योगों के स्थान पर, ग्रामीण उद्योगों के स्थान पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज स्थापित किए और उस चीज का मार्केट भी एक बनाया। जैसे मान लो कि चाय है, अब चाय वैसे तो खेत में ही हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसको कंज्यूम करें, इस बात के लिए सरकार क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगी। उस चीज की आवश्यकता पहले थी नहीं, बाद में धीरे धीरे उसकी आवश्यकता बनाई गई। चीनी की बात हमने किया, चीनी की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका मार्केट क्रिएट किया गया। तो सरकार ने न सिर्फ उत्पादन के लिए बल्कि उसके वितरण के लिए भी सक्रिय रूप से कार्य किया। इसी तरह से जितने भी, जैसे मान लो कि कपड़ा बन रहा है, क्लॉथ बन रहा है, तो क्लॉथ पहले कैसे गाँव गाँव में बनता था, जुलाहे होते थे और जुलाहे कपड़े बनाते थे। ठीक है, तो लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति जो है वो स्थानीय स्तर पे ही कर लेते थे, अधिकतर लोगों को रोजगार भी मिल जाता था। लेकिन एक नए तरह का जो है उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र का विकास यहाँ हो रहा है, और यहाँ हम देखते हैं कि छोटा कपड़ा उद्योग जो गांव-गांव में लगा हुआ होता था उसके स्थान पे बड़े बड़े कपड़े के मिल अब बनने लगे। ठीक है, जिसमें पूंजीपतियों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि अगर सरकार का इन्वॉल्वमेंट ना होता, बड़े स्तर पे इस पे काम ना होता, बड़े स्तर पे पूंजी का इन्वॉल्वमेंट ना होता, तो
ये छोटे छोटे इंडस्ट्री जो ग्राम आधारित हैं ये भी संभवतः खत्म ना होते। तो सरकार ने उद्योग क्षेत्र को न सिर्फ मुख्य प्रेरक बल का बल घोषित किया, बल्कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि अर्थव्यवस्था में सरकार की सक्रिय भूमिका होगी। क्यों होगी? अब यहाँ एक और बात गौर करने वाली बात है कि आज के तारीख में हम देखते हैं कि सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था में सिमटती चली जा रही है और सरकार जानबूझ के इसको कर रही है, विनिवेश कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। अब डिसइन्वेस्टमेंट के कारण क्या हो रहा है कि जो भी सरकारी इंडस्ट्री हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, उसका मैक्सिमम शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है। तो वर्तमान में अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका सिमट रही है, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत अर्थव्यवस्था में सरकार की सक्रिय भूमिका स्थापित की गई। ऐसा क्यों किया गया? एक तो ये थी कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी बात ये थी कि जब तक सरकार का इन्वॉल्वमेंट ना होता तो छोटे छोटे इंडस्ट्री की जगह पे बड़े बड़े इंडस्ट्री जो स्थापित किए गए, ना तो उतने बड़े स्तर पे उत्पादन हो पाता, ना तो उतने बड़े स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन ही हो पाता। अब ये बात सही है या गलत, मैं तो जैसे अर्थव्यवस्था की जो मेरी समझ है उसमें तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग हैं सबको काम मिले और अधिकतर जगह में उत्पादन हो। इसके लिए आवश्यक था कि जो हमारी परंपरागत हमारा जो एक अर्थव्यवस्था का ढांचा था कि गांव-गांव में उत्पादन हो रहा है, छोटे छोटे स्तर पे उत्पादन हो रहा है, हर एक हाथ को काम मिल रहा है। और जैसे मैंने गुड़ की चर्चा की तो गुड़ की जगह पे अगर चीनी का उत्पादन हो रहा है तो गुड़ से लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, लोगों को काम भी मिलेगा। चीनी से कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता सिमट जाएगी, साथ ही साथ चीनी से नुकसान जो हो रहा है वो अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक जो प्रोसेस है उससे इतर कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। सरकार की सक्रिय भूमिका यहाँ स्थापित हुई। इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में राज्य का प्रभुत्व स्थापित हुआ। बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि औद्योगिक क्षेत्र में राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बाद में राज्य ने क्या किया कि राज्य का मतलब स्टेट, ठीक है, स्टेट का मतलब यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, एमपी आदि से नहीं है। राज्य का मतलब स्टेट, स्टेट मतलब देश। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप राज्य का प्रभुत्व स्थापित हुआ, यानी कि पहले औद्योगिक क्षेत्र लोगों के हाथ में था, लोग खुद से उत्पादन करते थे, खुद से वितरण करते थे, ज्यादा स्वतंत्रता उनको मिली हुई थी, अधिकतर लोगों को रोजगार मिला हुआ था, लोगों को शुद्ध सात्विक भोज्य सामग्री मिल जाती थी, पर्यावरण प्रदूषण कम से कम होता था। अब एक जुलाहा अगर अपने घर में गांव में बैठ करके अगर मान लो कि उत्पादन करता है तो उससे ज्यादा प्रदूषण होगा, या फिर महाराष्ट्र मुंबई में मान लो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमने स्थापित की, कपड़ा मिल स्थापित किया, उसमें ज्यादा प्रदूषण होगा, तो निश्चित तौर पे दूसरा वाला जो है उसमें ज्यादा प्रदूषण होगा। तो राज्य के प्रभुत्व के स्थापित होने के साथ ही साथ पूंजी का जो प्रभाव है औद्योगिक क्षेत्र में वो बड़े स्तर पर बढ़ता है, लोगों के हाथ से रोजगार भी छिनता है। सरकार के द्वारा समय समय पर घोषित औद्योगिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था की प्रकृति व संरचना को आकार दिया। अब सरकार ने क्यों घोषित किया? जैसा कि मैंने बताया कि पंचवर्षीय योजना के कारण जो है सरकार चीजों को अपने हाथ में लेकर के कंट्रोल एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को कर रही थी। अब औद्योगिक नीतियों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1991 के पूर्व औद्योगिक नीतियां क्या क्या थी। तो 1948 की औद्योगिक नीति का प्रस्ताव था। अब ये सब आप देख सकते हो कि कौन कौन सा है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग बात कर लेंगे और एक हॉलिस्टिक समझ इसमें विकसित करेंगे इसके बाद। लेकिन इसमें एक बात आप गौर करना कि जो ये है इसी का अगला प्रारूप ये होगा, इसका अगला ये होगा, इसका मतलब सब में एक सीक्वेंस है और हर एक अगला जो है, जैसे मान लो ये है, हर एक अगला जो है वो पिछले गलतियों से कुछ बेहतर बता रहा है। मतलब ये बताया जा रहा है कि पीछे कुछ प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के कारण हम आगे बढ़े। यहां बताया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इससे हम आगे बढ़े। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि 1991 के पहले बहुत प्रॉब्लम थी, उसके बाद हमने जो है सो क्या किया, 1991 की औद्योगिक नीति घोषित की। तो भाई यहां जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, यहां ये बताया गया कि यहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए ये किया गया। तो जब ये घोषित किया गया है तो ये विद प्रॉब्लम घोषित किया गया है, विद फॉल्ट घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से 1991 के पूर्व की औद्योगिक नीतियां इसके संपूर्ण पर क्या हो जाता है, सवालिया निशान उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए खैर इसको हम लोग देखते हैं विस्तार से इसमें क्या क्या हुआ था। जैसे औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 1948 का जो है ये भारत की पहली औद्योगिक नीति थी। इस तरह के कुछ बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है। कई बार इसका उपयोग आप मुख्य परीक्षा के लिए कर सकते हैं। पीटी में तो सामान्य रूप से इस तरह का नहीं पूछा जाता है, यूपीएससी में खास करके, लेकिन हाँ छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है और मेंस में तो आप यूज करेंगे ही करेंगे।
इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था को निश्चित किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पूंजीपतियों का प्रभाव होगा, राज्य का प्रभाव होगा, दोनों का प्रभाव होगा, मतलब मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारी नहीं थी, पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था हमारी नहीं थी। पूंजीवाद और समाजवाद का दोनों का क्या था, मिश्रित रूप था। लेकिन यहां अगर गौर करें, बहुत गंभीरता से हम अगर विचार करें, तो वास्तव में उस समय की यह आवश्यकता थी कि उस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाए, क्योंकि अगर शुद्ध रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाते तो भारत में इतने ज्यादा छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे कि उन सब के स्थान पर बड़े उद्योगों को स्थापित करना संभव ही नहीं होता। कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके भारत की स्थिति को समझते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया, और बाद में यही मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ती है 1991 के बाद। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की एक विशेषता थी। ये ज्यादा नहीं समझना है, भारत के सिचुएशन के अनुसार जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसके तहत 3 क्षेत्र यहां भी डाले गए हैं केंद्र सूची में। कुछ बड़े बड़े उद्योग जैसे कोयला क्षेत्र, बिजली, रेल, रक्षा आदि जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को जो है केंद्रीय सूची में डाला गया। इसके अलावा कपड़ा, साइकिल, औषधि जैसे मध्यम वर्ग के उद्योगों को राज्य सूची में, यानी स्टेट उसको देखेगा, और जो अन्य उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए रखा गया। और निजी क्षेत्र को क्या लेना पड़ता, कंपलसरी लाइसेंसिंग उनके लिए की गई थी, यानी CL की व्यवस्था थी, यानी कि उनको लाइसेंस लेकर के ही उद्योग खोलना है। तो ये 3 सूचियां जो हैं, कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो हमारा पॉलिटी में हम जो 3 सूची पढ़ते हैं, है ना, 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में जो है यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, फिर कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, वो सब सूची अलग है। ठीक है, ये अलग सूची है, उससे इसको कनेक्ट नहीं करना है। चलिए, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा है औद्योगिक नीति संकल्प प्रस्ताव 1956। ठीक है, यह बताया जाता है कि यह जो है औद्योगिक नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण, 1991 के पहले जितनी भी औद्योगिक नीति थे सबसे महत्वपूर्ण जो है 1956 का ही है, इसलिए इसको ध्यान में आपको रखना है। इसमें क्या किया गया, पीछे जो आपने देखा था कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और निजी क्षेत्र के लिए कुछ लाइसेंस के आधार पर इंडस्ट्री को रखा गया। ठीक है, तो उन्हीं को अब जो है 3 शेड्यूल में डिवाइड कर दिया गया अलग से, शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C। ठीक है, इसको जो है इस औद्योगिक नीति को उद्योगों का आरक्षण इस तरह से भी संबोधित किया जाता है कि कुछ उद्योगों को राज्य के लिए चूंकि ये आरक्षित कर दिया गया, इसीलिए इस आधार पर इसकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन वास्तव में आलोचना जो है उसका कोई आधार नहीं है। उद्योगों को जो आरक्षित किया गया, वास्तव में उस आरक्षण का कारण ही ये था कि पूंजीपतियों के लिए 1991 के बाद जो हम देखते हैं कि पूंजीपतियों के लिए जो माहौल बनाया गया, वो माहौल का ही एक पार्ट था। क्योंकि पहले क्या किया गया कि बड़े बड़े उद्योग जो है वो सरकार उसको चलाएगी, तो सरकार ने जनता के पैसे का उपयोग उस तरह के उद्योगों को बढ़ाने में किया। वो उद्योग जब बहुत अच्छी अवस्था में आ गए तो उसको फिर प्राइवेट को बेच दिया गया। तो इस तरह से कुछ जो अर्थशास्त्री, आधुनिक अर्थशास्त्री उद्योगों के आरक्षण जैसे चीजों का विरोध करते हैं, वास्तव में ऊपर ऊपर से विरोध करते हैं, क्योंकि उनको पता है क्योंकि सरकार जब तक उद्योगों को अपने अंडर में लेकर के जनता के पैसे का ही उपयोग करके उन उद्योगों को बढ़ाएगी नहीं, तब तक उन उद्योगों को फिर प्राइवेट सेक्टर को बेचें। तो प्राइवेटाइजेशन का ही एक पार्ट था कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके तहत उद्योगों को 3 सूचियों में डिवाइड किया गया। शेड्यूल A के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि 17 औद्योगिक क्षेत्र जो बड़े बड़े उद्योग थे उसको इसमें रखा गया। इस तरह के उद्योगों को पहले जो है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कहा जाता था, बाद में इसको PSUs, अभी भी PSUs कहा जाता है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो अभी भी होते हैं, उस समय भी शेड्यूल A के अंतर्गत ये PSUs थे। अनुसूची B के अंतर्गत क्या थे, तो इसमें 12 औद्योगिक क्षेत्र शामिल थे। इसमें पहल किसको करनी थी, राज्य सरकार को करनी थी। ठीक है, लेकिन जिन पर विस्तृत अनुगामी कार्य जो है निजी क्षेत्र को करना था, यानी कि यहाँ निजी क्षेत्र है और साथ ही साथ क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे उद्योग बने थे, जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का एग्जांपल हमने पीछे लिया था। ठीक है, तो इस तरह के ज्वाइंट सेक्टर वाले ये सब उद्योग बने थे। ठीक है, इसके तहत निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित उद्योगों को रखा गया। शेड्यूल C के अंतर्गत नियोजन प्रक्रिया के अनुरूप ही उपरोक्त वर्गीकरण का झुकाव सरकारी कंपनियों के पक्ष में था। अब यहां से ये अलग मामला है।
इस नीति के अंतर्गत तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने पीएसयूज को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, यानी टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। किसको? जो सरकारी कंपनियां थी उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बहुत सारे लोगों को ये मानना रहता है कि मंदिर ही क्यों कहा, मस्जिद या चर्च कह देते, गुरुद्वारा कह देते, मंदिर पे टारगेट क्यों? तो कहीं ना कहीं भारत के पहले प्रधानमंत्री का टारगेट कई बार भारतीय सभ्यता, संस्कृति या हिंदू धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रतीक वगैरह हो जाया करते थे। ठीक है, तो आधुनिक भारत का और भी कुछ वर्ड दिया जा सकता था। खैर, ये एक अलग विषय है। मंदिर कहने की क्या, मंदिर का अपना इंपॉर्टेंस है और जो आधुनिक उद्योग हैं उसका अपना इंपॉर्टेंस है। कहीं ना कहीं लोगों का रुझान जो है मंदिरों से हटा करके आधुनिक उद्योगों की तरफ की। ठीक है, जो पहले आप करते थे वो तो करते थे, अब जो है आपको इसी को अपना मंदिर समझना है, इसी में अपनी आस्था रखनी है, आधुनिकीकरण को। ठीक है, उस आधुनिकीकरण का क्या नुकसान हो रहा है? आज हम देख रहे हैं कि आज आधुनिक चीजों को ही हम धर्म, संस्कृति आदि समझ चुके हैं। उसके अलावा जो अन्य चीजें हैं उसको हम बेकार समझते हैं। जो धर्म संस्कृति के नाम पे चीजें हो रही हैं उसको हम बेकार समझते हैं, ये तो बेकार चीजें हैं। जो आधुनिकीकरण है, जो विकास है, जो प्रगति है, ठीक है, कई बार सो कॉल्ड आप कह सकते हैं, उसी को प्रमुख माना जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा अपना एक व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि जब बात ऐसे चीजों पे आती है जिसका संबंध मुझसे भी हो तो वहां बोलना चाहिए। ठीक है, तो मंदिर का अपना स्थान है और मॉडर्न इंडस्ट्रीज का अपना स्थान है। खैर, ये एक स्टेटमेंट था। अनुज्ञा पत्र का प्रावधान, इसी के अंतर्गत जो है अनुसूची बी के सभी व अनुसूची सी के अनेक उद्योगों के लिए अनुज्ञा पत्र यानी कि लाइसेंस का प्रावधान किया गया। बहुत सारे अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि यह लाइसेंस, कोटा, परमिट राज की स्थापना यहां से एक तरह से हो गई, कि सरकार के कंट्रोल में अधिकतर चीजें हो गई। फिर मैंने बताया कि जब तक सरकार के कंट्रोल में उस समय नहीं होता तो छोटे छोटे उद्योगों के स्थान पे बड़े उद्योगों को स्थापित करना असंभव था। फिर उन बड़े उद्योगों को तो प्राइवेट सेक्टर को दे ही दिया गया, तो प्राइवेटाइजेशन का ही एक पार्ट कहीं ना कहीं था। तो इसको बहुत ज्यादा जो है गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि लाइसेंस, कोटा, परमिट राज बहुत खतरनाक था अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, वैसे बहुत सारे अर्थशास्त्री इसको बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे की रणनीति तो यही है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक जो है बड़े बड़े उद्योग बन ही नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे माहौल तैयार किया गया जो 1991 के बाद हम देखते हैं। इसके अलावा भारी उद्योगों पे बल दिया गया, जैसे रिफाइनरीज आदि पे, लोहा इस्पात उद्योग आदि पे, ठीक है, सीमेंट आदि पे। क्षेत्रीय असमानता, रीजनल डिस्पैरिटी जो थी, यानी कि जहां जहां इंडस्ट्री नहीं थी वहां वहां इंडस्ट्री लगाए गए, कुछ आदिवासी क्षेत्र आदि में। लघु उद्योगों, खादी व ग्रामीण उद्योगों पे भी बल दिया गया। वैसे दोनों पे एक साथ तो बल नहीं दिया जा सकता है। जैसे मान लो कि गुड़ पे बल दिया जाएगा या चीनी पे बल दिया जाएगा। अगर चीनी पे बल दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पे गुड़ का जो मार्केट है वो तो कम हो जाएगा, उसके लिए कच्चा माल भी कम होगा, उसका मार्केट भी कम होगा। तो लघु उद्योग, खादी व ग्रामीण उद्योग और साथ ही साथ बड़े उद्योग पे, दोनों पे साथ साथ बल देना थोड़ा कठिन है। जैसे मान लो कि लोहा उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले लोहा उद्योग क्या था कि वो हर एक व्यक्ति गांव में, हर एक व्यक्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन हर एक गांव में लोहार हुआ करते थे। अभी भी होते हैं वैसे, लेकिन आप काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं कि हम लोहार हैं। लेकिन वो लोहे का प्रॉपरली काम करते थे पहले। हमें जिस भी हथियार की आवश्यकता होती थी, जिस चीज की भी आवश्यकता होती थी, ग्रामीण क्षेत्र पे वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही वो बन जाया करता था। सीमेंट उद्योग पे बल दिया जाएगा, तो पहले सीमेंट के स्थान पर चूना और अन्य चीजों का मिक्सर का प्रयोग करते थे और बड़े विशाल विशाल बहुत मजबूत घर बन जाया करते थे। इतने बड़े बड़े किले हैं कि आज भी उसको देख के आश्चर्य लगता है कि ये सीमेंट से नहीं बने हैं। गांव में लोग मिट्टी से, पत्थर से, लकड़ियों से घर बना लिया करते थे। तो अगर हम बहुत बड़े बड़े उद्योगों पर फोकस करेंगे तो ग्रामीण उद्योगों पर, लघु उद्योगों पर, खादी ग्रामीण उद्योगों पर बल देना थोड़ा मुश्किल होगा। वास्तव में लघु उद्योग, खादी व ग्रामीण उद्योगों पर बल देने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। वास्तव में उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता तो वह स्वतः डेवलप, आदिकाल से वो स्वतः डेवलप चीजें थी। खैर, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता, यहां यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि कृषि क्षेत्र पर जो प्राथमिकता, इसका मतलब क्या हो गया कि कृषि क्षेत्र तो पहले से ठीक ठाक अवस्था में था, कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। और जब आधुनिकीकरण होगा तो कृषि क्षेत्र भी कहीं ना कहीं जो है वो आधुनिक उद्योग की तरफ फंक्शन करने लगेंगे। आज हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कर दिया गया, स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब स्मार्ट एग्रीकल्चर या फिर बहुत सारे उसमें मशीनों और आदि का प्रयोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। बहुत ज्यादा अगर प्रयोग होने लगता है तो सामान्य किसान उस एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ने लगेंगे, और ये हो भी रहा है।
आप लोग भी जिस जिस गांव से अगर होंगे तो आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ रहे हैं, उसमें लाभ नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता हो गई है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता, यानी कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य किए गए वो विकास के कार्य कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र को सामान्य कृषकों के लिए वो मतलब उपयोगिता उनकी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे वो जो है एग्रीकल्चर सेक्टर भी पूंजीपतियों के हाथ में जा सकता है। तो इस नजरिए से भी देख सकते हैं। बाकी आप अब इस उद्योग नीति का एक महत्व देख लेते हैं। यह नीति भारत की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति मानी जाती है। आगे की सभी औद्योगिक नीतियां 1991 का जो औद्योगिक नीति है उसको छोड़ के वास्तव में इसी नीति को 19-20 किया गया था। अब औद्योगिक नीति वक्तव्य 1969 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या था? यह मूलतः अनुज्ञा पत्र यानी लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, मुख्य रूप से लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, ठीक है। और जो 1956 का औद्योगिक नीति था उसके कमियों को दूर करना था, ठीक है। क्योंकि इसमें एक बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसी औद्योगिक नीति के अंतर्गत MRTP यानी मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा माना जाता था कि पहले जो अनुसूचित सी में जो उद्योग थे लाइसेंस प्राप्त करके जो इंडस्ट्री बनाते थे प्राइवेट सेक्टर वाले, तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ घरानों का ही प्रभाव हो गया था। तो उस प्रभाव को खत्म करने के लिए MRTP अधिनियम लाया गया। बाद में हम देखेंगे कि MRTP अधिनियम के जगह पर अन्य अधिनियम आ गया, उसको हम देख लेंगे। लेकिन उस समय ये वाला लाया गया था ताकि मोनोपोली यानी एकाधिकार जो उद्योगों पे हो रहा है वो खत्म किया जा सके, कम किया जा सके। इसके अलावा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1973, इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उद्योगों की एक श्रेणी बनाई गई, उसको कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर इंडस्ट्रीज अभी भी होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट 1973 में स्टार्ट किया गया। कोर इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता है कुछ तो यहां भी लिखा हुआ है। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 8 सेक्टर्स को, 8 क्षेत्रों को कोर सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर सेक्टर्स। मैं लिख देता हूं, या इसको कह सकते हैं कि कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो इसमें क्या क्या होते हैं मैं बोल देता हूं चूंकि जगह कम है। पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, क्योंकि विद्युत ही आधुनिक उद्योगों का जो है आधार है। वैसे तो ये 8 उद्योग जो कोर इंडस्ट्रीज कहे जाते हैं, कोर सेक्टर्स कहे जाते हैं, इनको कोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन 8 के आधार पे ही अन्य सभी आधुनिक उद्योग टिके हुए हैं। इन 8 में अगर कमजोरी हो जाए तो पूरा आधुनिक सेक्टर जो है वो ध्वस्त हो सकता है। तो इसलिए इनको कोर सेक्टर्स कहा जाता है। तो पहला इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा है स्टील, तीसरा है रिफाइनरी, चौथा है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल वाला क्षेत्र जो है, पांचवा है कोल, छठा है सीमेंट, सातवां है नेचुरल गैस और आठवां है फर्टिलाइजर्स। 8 आपने लिख लिया, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो आप अलग से लिख लेना। ये सब बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इकोनॉमी के। इसके अलावा संयुक्त क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट आया। पीछे मैंने वैसे ज्वाइंट सेक्टर बता दिया था कि ज्वाइंट सेक्टर का मतलब क्या होता है, बट वो कॉन्सेप्ट यहां आया। क्या कॉन्सेप्ट था? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्राइवेट सेक्टर राज्य सरकारों के सहयोग से इंडस्ट्री स्थापित करेगी। डीवीसी का एग्जांपल मैंने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का एग्जांपल दिया था। इसके अलावा विदेशी मुद्रा के विनियमन के लिए, रेगुलेशन के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज एक्ट यानी फेरा 1973 का फेरा एक्ट लाया गया, ठीक है। तो यहां यह ना समझना कि सिर्फ विदेशी मुद्रा के विनियमन के लिए, वास्तव में पूरे विदेशी व्यापार जो है, तो पूरे विदेशी व्यापार को रेगुलेट करने से रिलेटेड ये एक अधिनियम था, फॉरेन एक्सचेंज एक्ट, ठीक है, फेरा 1973 का। एक और बात यही बता देना आवश्यक है कि अभी बहुत सारे लोग फेरा का विरोध किए, अभी करते हैं, या फिर मान लो कि जब फेरा के स्थान पे संशोधन होकर फेमा आया था, मतलब ऐसे मान के चलो कि पहले फेरा था और फेरा के जगह पे क्या आ गया? फेमा आ गया। बस आर के जगह पे, रेगुलेशन के जगह पर एम है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मैनेजमेंट है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब का? तो 1999 का, 1999 का है। वर्ष 2000 में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक, कम इन फोर्स हुआ, एक्ट था 1999 का। तो ये क्या है, ये क्या है? तो दोनों जो है विदेशी
जो व्यापार है उसको रेगुलेट करने से रिलेटेड, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा के विनियमन से रिलेटेड है। इसका विरोध इसलिए किया जाता था क्योंकि इसकी तुलना में कठोर था। तो लगभग 1999 के आसपास, वर्ष 2000 के आसपास इसका विरोध किया जाने लगा, क्योंकि विरोध जब करेंगे तभी तो ये आएगा। लेकिन जब ये आया था तब इसका विरोध नहीं किया जा रहा था। तो मैंने जैसा कि बताया कि एक सब सीक्वेंस है कि धीरे 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 जो हमारे उद्योग हैं वो WTO आदि के प्रावधानों के अनुरूप होते चले गए। जैसे कि फेमा को आप देखोगे तो फेमा जो है ये WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में आया है, 1995 में WTO आया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रावधानों के अनुरूप फेरा को करने के लिए इसको संशोधित करके फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इस कारण से आप देखो कि फेरा का विरोध किया जाता है। तो फेरा का विरोध फेमा को स्थापित करने के लिए किया जाता है, लेकिन जब फेरा को स्थापित किया गया था तब फेरा का विरोध नहीं किया जा रहा था। ठीक है, खैर ये फेमा जो है WTO के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके अलावा विदेशी निवेश के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सीमित अनुमति मिली। MNCs को, मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या मिली? सीमित अनुमति मिल गई। यानी कि देखो विदेशी व्यापार धीरे धीरे स्टार्ट हो गया ना, विदेशी व्यापार धीरे धीरे विदेशी कंपनियों को मौका मिलने लगा। तो जिस चीज से हम बच के स्वतंत्रता प्राप्त किए थे, एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां थी। उन कंपनियों की मोनोपोली भारतीय क्षेत्र में थी, लेकिन भारत फिर भी ढंग से लुटपिट इसलिए नहीं पाया क्योंकि भारत में गांव-गांव में उद्योग थे। ये ध्यान से समझना कि इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन नहीं था शहरों में। इंडस्ट्री वास्तव में पूरी तरह से क्या थी? विकेंद्रीकृत थी, डिसेंट्रलाइज्ड थी। एक जगह उद्योग नहीं था। अगर एक जगह उद्योग हो जाए कि जितना भी कपड़ा है वो कुछ शहरों में ही बनेगा, जितना भी बर्तन है वो सब एक शहरों में ही बनेगा, जितना भी ये है वो है, जितने भी चीजों की आवश्यकता है वो कुछ चुनिंदा शहरों में ही जब बनेगा, कुछ लोगों के कंट्रोल में ही होगा, तो उस कंट्रोल को हाईजैक करना आसान है। अंग्रेज अंत तक नहीं कर पाए। उसका कारण था कि 1947 तक भी हमारे उद्योग गांव-गांव में स्थापित थे। हर एक गांव ऑलमोस्ट उस समय भी आत्मनिर्भर था। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मूल ढांचा है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सका था पूरी तरह से। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अनफॉर्चुनेटली सरकार ने जो नीतियां अपनाई, उन नीतियों ने अंग्रेजों की नीतियों को ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज शहरों में होने लगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का जो है एकत्रीकरण, एकत्रित पूंजी का उपयोग कुछ चंद लोगों के हाथ में पूंजी सिमटने लगी। और आज तो हम ये देखते हैं कि भारत के जो उद्योगपति हैं उनके भी हाथ में पूरी तरह से भारतीय उद्योग नहीं है। गांव-गांव में जो उद्योग थे उसको तो छोड़ ही दो। कुछ विदेशी पूंजीपति जो हैं वो और ज्यादा प्रभावी होते ही चले जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहां अनुमति आप देख सकते हैं कि मिली व्यापार करने की। अब लेकिन परिवर्तन थोड़ा आता है। अब परिवर्तन आता है तो औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 जो है यहां थोड़ा परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? तो आप जानते हैं कि भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी। एक बात गौर करने की है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप बताती है। समाजवाद वर्ड को भी लगाया गया प्रस्तावना में। ठीक है, लेकिन आप गौर करोगे तो पूंजीपतियों को संरक्षण और उनका संवर्धन, इसका ये कार्य करने का काम जो है कांग्रेस सरकार ने एक सिस्टमैटिक ढंग से किया। जिस पार्टी को पूंजीपति का समर्थक पार्टी बताया जाता है, भारतीय जनता पार्टी को, यहां पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि औद्योगिक नीतियां किस तरह से किस पार्टी की रही थी। तो भाजपा तो खैर बहुत बाद में आई, लेकिन उसके पहले जनता दल की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, 1977 में बने थे। तो उन्होंने जो नीति अपनाई वास्तव में वो ग्रामीण उद्योगों को संरक्षण करने की बनाई। ठीक है, तो इस नीति में कहा जाता है गांधीवादी समाजवादी विचार का प्रभाव। तो मैं तो इस वर्ड को ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि कांग्रेस जो है वो भी समाजवादी गांधीवादी अपने आप को तो कहती ही है। गांधी सरनेम ही लगाए हुए हैं और समाजवादी शब्द का खूब प्रयोग किया जाता है।
लेकिन फिर भी किताबी वर्ड है कि गांधीवादी समाजवादी विचार का प्रभाव हुआ, तो इस वर्ड को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जो सदा सर्वदा से अर्थव्यवस्था का जो एक ढांचा था, एक जो सनातन अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था, उस बात को कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित फिर से करने का काम जो है मोरारजी देसाई की सरकार ने वहां किया था। क्या क्या किया था उसको जरा देख लेते हैं। तो अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पे प्रतिबंध लगा दिया गया, बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये 1973 का जो औद्योगिक नीति था उसके विपरीत था। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि विदेशी निवेश को पूर्ण रूप से नकार दिया गया। सिंपल सी बात है कि आपका मान लो कि घर है ना, आपका घर है और आप अपने जो भी आपके पास पूंजी वगैरह है उसके सहायता से अपने घर का काम चलाते हो। खेत आपके पास है, उस खेत से उत्पादन करते हो, साल भर का अनाज हो जाता है, सब्जियां हो जाती हैं, अन्य जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो जाती हैं। गांव में ही कुछ और लोग हैं, वो किसी चीज का उत्पादन करते हैं, वो आपको देते हैं और आप उनको देते हैं। इस तरह से व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। लेकिन अब मान लो कि कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, कहेगा कि भाई तुम्हारा जो खेत है उसमें तो बहुत कम उत्पादन हो रहा है, ऐसा करते हैं तुम्हारे पास पूंजी कम है, मैं पूंजी लगाता हूं। आप कहो कि नहीं भाई मुझे पूंजी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम पूंजी जो लगाओगे उस पूंजी का उपयोग क्या होगा, क्यों तुम पूंजी लगाना चाहते हो, तो लाभ कमाने के लिए। क्योंकि तुम्हारे पास पूंजी है लेकिन तुम्हारे पास जगह जमीन नहीं है, अपने जगह को छोड़ के तुम यहां आए हो, तो कहीं ना कहीं अपना मोनोपोली बढ़ा रहे हो, अपने लाभ के लिए आए हो। वही बात है कि अगर विदेशी निवेश आ रहा है तो विदेशी निवेश को बहुत ग्लैमराइज किया जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उसके पीछे बात यह भी है कि अगर बहुत ज्यादा विदेशी निवेश पर निर्भरता अगर होगी, बहुत ज्यादा विदेशी निवेश पर अगर निर्भरता होगी, तो हमारा अपना पूंजी अपना जो एक पूंजी का जो ढांचा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा पूंजी के कारण हमारा जो कम पूंजी है वो दब जाएगा। जिसकी पूंजी है नीतियां उसकी होने लगेंगी, व्यवस्था उसके पक्ष में जाने लगेगी, अर्थव्यवस्था का ढांचा उनके नियंत्रण में आने लगेगा। वही बात हुई। इसी कारण से मोरारजी देसाई की सरकार ने विदेशी निवेश को ऑलमोस्ट पूरी तरह से नकार दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात था। और ऐसे भी मान लो कि भारत स्वतंत्रता के पहले अगर देखा जाए या उसके पहले भी देखा जाए, तो हम जो है क्या विदेशी निवेश से ही चलते थे? हमारे पास अपना काम धंधा चलाने के लिए, हमें अपने जीविकोपार्जन के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए क्या विदेशी पूंजी की आवश्यकता थी? कभी हमें विदेशी पूंजी की आवश्यकता नहीं हुई। भारत को सोने का शेर हमेशा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा धन था कि हम जो है विदेशों से सिर्फ धन लाते थे और शुद्ध कमाई के रूप में लाते थे, है ना। भारत में सोने का चांदी का इतना ज्यादा आपको खान नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सोना चांदी यहां भरा हुआ रहता था। कैसे? वो विदेशी निवेश के कारण नहीं था, वो निवेश नहीं किए थे, हमारी शुद्ध आमदनी थी। उतनी शुद्ध आमदनी हमारी क्यों हो पाई थी? क्योंकि हमारा जो स्किल सेक्टर था वो जबरदस्त था। हर एक चीज का परफेक्शन से उत्पादन करते थे। 8वीं क्लास का एनसीईआरटी जो हिस्ट्री का है उसको आप पढ़िएगा, उसमें भी ये बताया गया है कि भारतीय जो सामान थे वो पूरी दुनिया में जाते थे। तरह तरह के जो है मखमल के कपड़े, रेशमी कपड़े, तरह तरह के कपड़े, और इस तरह के कुछ कपड़े हुआ करते थे कि एक अंगूठी से, उंगली में जो पहना जाता अंगूठी, एक अंगूठी से पूरे कपड़े का थान निकल जाता था। इतना परफेक्शन हुआ करता था। तो जब इतना परफेक्शन आप में था और आप अपने सामान को बेच के विदेशों से शुद्ध लाभ कमा सकते थे, तो विदेशी निवेश की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो कहीं ना कहीं हमें अपनी नीतियों में बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और मोरारजी देसाई जी ने वही किया। ग्रामीण उद्योगों पर बल दिया गया। जन सामान्य को औद्योगिकरण से जोड़ने के लिए विकेंद्रित औद्योगिकरण पे फोकस किया गया, यानी डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया, जो कि सदा सर्वदा से चलने वाली व्यवस्था है। इसके अलावा लघु और कुटीर उद्योगों को भी विस्तार प्रदान करने के लिए जिला औद्योगिक केंद्रों को भी स्थापना की गई, यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, DIC, बड़ा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा खादी और ग्रामीण क्षेत्रों की संरचना की गई। अब फिर से हम देखते हैं 1980 में फिर से किसकी सरकार आ गई? फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई। तो जो नीति उसकी थी कि पूंजीपतियों को बढ़ावा देना स्थानीय ग्रामीण उद्योगों के अपेक्षा, वो कहीं ना कहीं फिर से आएगा। तो केंद्र में पुनः कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार बनी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह था कि 1977 में जो नीति बनी थी उसको फिर से उलट देना और उसको फिर से 1973 का जो नीति था उसके अनुरूप बनाना। ये 1973 का नीति था क्या? 1973 का नीति ये था कि फिर से पूंजीपतियों को बढ़ावा दो, फिर से जो है बड़े बड़े उद्योग स्थापित करो। बड़े उद्योग किसके लिए फायदेमंद हो सकते हैं? ग्रामीण सामान्य जनता। भारत तो गांव का देश है और गांव का मतलब ही होता है कि जहां
पूरी तरह से आत्मनिर्भर एक व्यवस्था हो। आज के गांव तो ऐसे नहीं रहे, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित ग्राम का जो कॉन्सेप्ट वो यही था कि एक गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर एक व्यवस्था बने। तो 1977 में वो किया गया, लेकिन 1973 का जो नीति था उसको फिर से रिस्टैब्लिश कर दिया गया। इसके अंतर्गत तकनीकी हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रूट के द्वारा विदेशी निवेश को पुनः अनुमति दी गई। निजी क्षेत्रों के विस्तार की उदारवादी नीति को अपनाया गया। औद्योगिक लाइसेंस को और सरल बना दिया गया। यानी देखो कि निजी क्षेत्र के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया जा रहा है कि पहले औद्योगिक लाइसेंस की बात, अब औद्योगिक लाइसेंस और सरल बना दिया गया। ठीक है। डीआईसी को यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स थे उसको जारी रखा गया। अब औद्योगिक नीतियों का संकल्प 1985-86 इसके अंतर्गत क्या होगा, ये वही है 1991 में जो हुआ उसी का बैकग्राउंड ये सब है। तो 85-86 की नीतियों का जो संकल्प प्रस्ताव है लगभग एक ही तरह का। इसमें क्या है कि विदेशी निवेश को और सरल बना दिया गया। विदेशी निवेश को और सरल बना दिया गया। अब एमएनसीज भारतीय साझेदारी उद्योगों में 49% तक इक्विटी मतलब हिस्सेदारी के साझेदार हो सकते हैं। यानी कि 49% जो है विदेशी पूंजी आ सकता है और 51% जो है जो यहाँ का जो पूंजी है वो भी निजी होगा, लेकिन यहाँ का पूंजी आ सकता है। अब धीरे धीरे इसको आप देख सकते हो 100% तक क्या कर दिए, एफडीआई कर दिए हैं 100% तक। तो ये धीरे धीरे लगभग उसी रास्ते में धकेला गया। बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए एमआरटीपी सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया। औद्योगिक लाइसेंस की प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया यानी कि पूंजीपतियों के पक्ष में। आप कहोगे कि सर ये पूंजीपतियों के पक्ष में तो आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत जो 1991 में एक तरह से बैंकक्रप्ट हो गया था, एक तरह से दिवालिया की स्थिति हमारी आ गई थी, वो इन्हीं सब चीजों के कारण। क्योंकि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होंगे उसके कारण सरकार का पैसा तो खत्म ही होगा ना। सरकार अपने पैसे से बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित कर रही है। धीरे धीरे उन उद्योगों को जो है प्राइवेट सेक्टर को भी सौंपा जाएगा। धीरे धीरे जो निजी क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र को अगर बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है तो उसका मतलब यह है कि कच्चा माल उन बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास जाएगा, ना कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले उद्योगों के पास जाएगा। तो कच्चे माल की कमी हो जाएगी, बाजार की कमी हो जाएगी। बताओ कि गुड़ का जो बाजार है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो रहेगा या खत्म हो जाएगा? कितने लोग गुड़ खरीदेंगे, कितने लोग चीनी खरीदेंगे? तो चीनी खरीदेंगे। अब जब चीनी खरीदेंगे इसका मतलब ये हो गया कि बड़े बड़े उद्योग का जो सामान है वो तो बिक जाएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो गुड़ है उसको कोई नहीं खरीद रहा है। अब फिर से अवेयरनेस आई है, तब लोग फिर से गुड़ खरीदने लगे हैं, लेकिन फिर भी अब वो गुड़ भी नकली ही गुड़ मिल रहा है, बहुत सारे केमिकल्स, अन्य चीजें। तो ये सिस्टमैटिक ढंग से निजी क्षेत्र के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया गया है। और निजी क्षेत्र में भी ऐसी बात है कि निजी क्षेत्र के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। अब वो निजी क्षेत्र कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो इक्विटी के माध्यम से वो क्या करेंगे कि विदेशी पूंजी को अपने पास बुलाएंगे। धीरे धीरे वो विदेशी पूंजी 100% तक हो गई। तो एक सिस्टमैटिक एक चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि पहले का खराब आगे का जो है अच्छा। पहले जो किया गया वो आगे के लिए ही किया गया। आगे देखते हैं। इसके अलावा जो सनराइज उद्योग है, सनराइज उद्योग ध्यान में रखना है, पीटी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब इस तरह के इंडस्ट्रीज को, जैसे सनराइज यानी कि सूरज उग रहा है, तो मतलब वैसे सेक्टर जो कि नए हैं लेकिन जिसमें संभावना बहुत है, वैसे नए क्षेत्र जिसमें संभावना बहुत ज्यादा है उनको सनराइज सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें कौन कौन से और होते हैं कुछ तो यहाँ लिखा हुआ है कि दूरसंचार, कंप्यूटरीकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि पर अधिक ध्यान दिया गया। फेरा व्यवस्था के तहत विदेशी मुद्रा के उपयोग के संदर्भ में कुछ रियायत दी गई, बाद में तो फेरा को फेमा ही बना दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र को नई तकनीकी मिशनों की शुरुआत की गई। तो जैसा कि कृषि क्षेत्र आते ही बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा कृषि क्षेत्र पे सरकार ने बहुत फोकस किया, अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है कि अगर नई तकनीकी मिशन इसमें स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगेगा, ये एक अलग पॉइंट हो सकता है। ठीक है। इन आर्थिक प्रावधानों का प्रयास अर्थव्यवस्था का उदारीकरण था। बगैर आर्थिक सुधार की घोषणा किए हुए सरकार आर्थिक उदारीकरण का कार्य कर रही थी, लिबरलाइजेशन का कार्य कर रही थी। ये लिबरलाइजेशन का कार्य कहीं ना कहीं जो है वो 1991 का जो बैकग्राउंड ही था। इस दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई संयुक्त औद्योगिक व व्यापक व्यष्टि आर्थिक नीति यानी माइक्रो
इकोनॉमिक पॉलिसी में एक प्रमुख त्रुटि यह थी, यहाँ त्रुटि बताया जाए। देखो ये सब किताबी बातें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नए विचार अभी आ रहे हैं, उन नए विचारों को भी समझना होगा, सरकार की नीतियों में भी इस अनुसार बदलाव की आवश्यकता है। तो त्रुटि यह थी कि यह विदेशी निवेश पे अधिक निर्भर था। देखो यहाँ भी कहा जा रहा है विदेशी निवेश पे अधिक निर्भर था, तो क्या बाद में जो है विदेशी निवेश पे कम निर्भर हो गया? बाद में तो विदेशी निवेश पे निर्भरता बढ़ती चली गई और विदेशी अपने लाभ के लिए निवेश कर रहे हैं। जब उनका लाभ खत्म हो जाएगा, जब उनको लगा कि नहीं ये देश नहीं, इस देश के संसाधनों को हम पूरी तरह से लूट चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का बढ़िया दोहन कर लिया है, वहां से निकल के कहीं और चले जाएंगे। और जिस दिन निकलेंगे और बड़ी मात्रा में निकलेंगे तो आपका देश तो बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो आपको अपनी पूंजी से ही विकास का प्रयास करना चाहिए, नहीं करते हैं तो दिक्कत है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था अपने औद्योगिक प्रदर्शन पर खड़ी नहीं उतर पाई तो देश के लिए विदेशी उधार चुकाना मुश्किल हो गया। आज का क्लास हमारा खत्म होता है। आशा करता हूं कि क्लास में जो भी बातें हमने की वो आपको समझ में आया होगा। एक प्रोग्राम यहाँ मैं लॉन्च कर रहा हूं, पहले भी इस प्रोग्राम को मैंने आपके साथ शेयर किया था, कुछ बच्चे इसमें एनरोल भी हुए थे। लिखना सीखो। देखो मुख्य परीक्षा जो है वही मुख्य है, यानी कि यूपीएससी का एग्जाम का मतलब है मेंस एग्जाम, नाम भी है मेंस मुख्य। पीटी तो बस क्वालिफाइंग है। तो आईएएस आप बनेंगे बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि लिखने से, लेकिन लिखना आना चाहिए एक यूपीएससी का जो एक स्तर है उसके अनुरूप। तो लिखना सीखो प्रोग्राम के अंतर्गत आपको लिखना सिखाया जाता है, ठीक है। इसके भी 2 स्तर हैं, 2 लेवल हैं। लेवल 1 जो है उसमें बेसिक रूप से कैसे लिखा जाए, एक त्रुटिहीन रूप से हम कैसे लिखें, बहुत अच्छा जो है हम लिखने के लिए सीख जाएं, ठीक है। ये एक साइंटिफिक रूप से डेवलप एक प्रक्रिया है, मैंने खुद डेवलप किया है। तो लेवल 1 है, आप लेवल 1 में आ सकते हैं। ये लगभग 1.5 महीने का ये प्रोग्राम है। लेवल 1 इसका फीस रखा गया है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये इसका फीस है। इसके अलावा लेवल 2 जो होगा ये लगभग फिर से 1.5 महीने का होगा। लेवल 1 में बहुत अच्छा आप जब कर जाते हैं, यानी किसी भी विषय पे आप लिख सकते हैं, तब लेवल 2 के अंतर्गत आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस पे आप लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी कि आप अलग अलग विषयों पर, करंट अफेयर्स के विभिन्न विषय और कुछ विषयों के भी, मुख्य रूप से करंट अफेयर्स का लेंगे ताकि आपको जो है बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। तो उन सब विषयों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आप लिखते हैं यूपीएससी के बराबर। मतलब ये लेवल जो है आपको यूपीएससी के बराबर लिया जाएगा। ये 1.5 महीने का है और इसका भी फीस जो है वो 1000 रुपये ही रखा गया है, ठीक है। तो ये कुल मिला के 2000 है। तो शुरू में आप इसमें आ सकते हैं। अगर आपको इसमें लगे कि हाँ ये ठीक है, इसके अंतर्गत किया जाएगा, पहले आप व्हाट्सअप करें, इनरोल हो जाएं। इनरोल होने के बाद आपको जैसे बताया जाएगा वैसे आप प्रतिदिन लिख करके मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से अपने लिखे हुए कॉपी को भेजेंगे। उसको मैं चेक करूंगा और स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से मोबाइल में ही रिकॉर्ड करके फिर आपको मैं वापस आपका पन्ना भेज दूंगा। आपको पता चले कि कहाँ कहाँ आप त्रुटि कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको जो है सुधार करना है। ये प्रतिदिन होगा 1.5 महीने तक। तो 1.5 महीने में लगभग आपकी जो तैयारी है लिखने से रिलेटेड वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जब सेकेंड लेवल होगा तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, उसमें भी प्रतिदिन ये होगा। तो आप इस नंबर पे मैसेज करें, इंटरेस्टेड हैं तो अपना नाम और कुछ बेसिक बातें अपना लिख करके बताएं मुझे, और इसको हम लोग जल्द से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।